सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं साझेदारी के परिचय के विषय में, जिसमें साझेदारी की विशेषता, साझेदारी का अर्थ, साझेदारी संलेख, इन सभी बातों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से खाते हमारे साझेदारी में बनते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन कैसे बनता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने पहला चैप्टर बड़े अच्छे से घर पर स्वस्थ रहते हुए तैयार कर लिया होगा। दूसरे चैप्टर की शुरुआत भी हम लोग कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर में पहले भाग में ख्याति के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, जिसमें कि ख्याति की विशेषता क्या है, ख्याति का अर्थ क्या है, ख्याति की परिभाषा क्या होती है, इसके बाद ख्याति की प्रकृति क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग ख्याति का कैलकुलेशन विधि के बारे में हम तैयारी करेंगे, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो आपका है वो ख्याति और नए साझेदार का प्रवेश, इन दोनों को मिला करके बना हुआ है। तो 2 भाग में हम लोग ख्याति के बारे में पढ़ रहे हैं और अगले 2 भागों में हम लोग नए साझेदार के प्रवेश के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो भाग 3 और भाग 4 में हम लोग साझेदार के प्रवेश के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं नए वो ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ख्याति का लेखा कैसे किया जाता है, ख्याति का अकाउंट ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं, या किन परिस्थितियों में करते हैं और किन परिस्थितियों में नहीं करते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियों में हम ख्याति की कौन कौन से जनरल एंट्री करते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें आज डिटेल करेंगे। तो बच्चों पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और अब हम शुरू करते हैं अपना जो है ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ। तो ख्याति मूल्यांकन की 3 विधियाँ हमारे यहाँ सिलेबस में हैं: औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, तथा ख्याति लेखांकन और ख्याति का जनरल एंट्री कि किन किन परिस्थितियों में हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं: औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। हम आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं, पिछले भाग में भी बता चुके हैं कि ख्याति का सीधा संबंध लाभ से होता है। जब भी लाभ में परिवर्तन होगा ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। अब कौन सी विधि से ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, ये सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि हमें किस विधि का प्रयोग करना है। और अगर समय समय पर ख्याति मूल्यांकन की विधियों में परिवर्तन करना है तो साझेदारी संलेख के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। साझेदार मिल करके आपस में डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद या जब भी नया साझेदारी संलेख बनेगा तो उस टाइम पे आपस में सहमति के आधार पे मूल्यांकन की विधियों में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, या कोई साझेदार नया प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले से जो लिखा हुआ है संलेख में उन्हीं विधियों में से एक विधि का प्रयोग हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 विधियां हैं, आइए देखते हैं उनके बारे में। तो एक औसत लाभ विधि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड जिसको हम कहते हैं अधिलाभ विधि, और तीसरा हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम पूंजी का कंपेयर करते हैं, इसमें हम लाभ को पूंजी में कन्वर्ट करते हैं और उसी कन्वर्जन के आधार पर ख्याति का कैलकुलेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 तरह का मेथड है: एक औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि और तीसरा पूंजीकरण विधि। अब हम औसत लाभ विधि का मीनिंग लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के लाभों के औसत के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। इस विधि के अंतर्गत गत कुछ वर्षों के लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करते हैं।
तो औसत लाभ कैसे निकालते हैं? पिछले वर्षों के आधार पे। तो पिछले कितने वर्षों के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, यह भी साझेदारी संलेख में उल्लिखित रहता है। 5 वर्ष के आधार पे करेंगे, 3 वर्ष के आधार पे करेंगे, 4 वर्ष के आधार पे करेंगे, या वर्तमान वर्ष के आधार पे करेंगे, ये पूरी तरीके से उल्लिखित होता है। तो जितने वर्षों के आधार पर प्रश्न में लिखा हो, उसी उतने वर्षों का हम औसत ले लेंगे और औसत ले करके फिर हम ख्याति निकालेंगे। तो इस तरीके से इसमें 2 फार्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले हम औसत लेते हैं, औसत लाभ। औसत लाभ क्या हो जाएगा? कुल लाभ। जितने वर्षों का लाभ हम ले रहे हैं, उतने वर्षों के लाभ को हम जोड़ लेंगे। अगर उन वर्षों के बीच में हानियां हुई हैं, तो उन हानियों को हम माइनस कर देंगे, यानी लाभ को प्लस और हानियों को माइनस, डिवाइडेड बाई वर्षों की संख्या। जितने साल का हम प्रॉफिट लेंगे या जितने साल का हम प्रॉफिट और लॉस लेंगे, उनको हम उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो फार्मूला बन गया वो बन गया टोटल प्रॉफिट अपान नंबर ऑफ ईयर्स। बच्चों, औसत निकालने का यही फार्मूला भी होता है। जितना हम डेटा लेते हैं उतने से ही हम डिवाइड करते हैं। अगर 2 कंटेंट लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 साल का डेटा ले रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 साल का डेटा ले रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा निकल के आता है औसत लाभ। अब ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ का हम प्रयोग करेंगे, तो ख्याति बराबर हो जाएगा हमारा औसत लाभ गुणे वर्षों की क्रय संख्या। क्रय संख्या क्या होता है? ये जितने वर्षों का लाभ हम लेंगे, ये मान के चलते हैं कि उतने से आधे से ज़्यादा समय तक ख्याति में स्थायित्व बना रहेगा। ख्याति में गिरावट आती है, ख्याति के मूल्य में परिवर्तन होता है, या ख्याति के मूल्य में वृद्धि होती है। तो ये मान के हम चलते हैं कि अगर 4 साल का प्रॉफिट लेंगे तो उसमें 2 साल से ज़्यादा का हम क्रय वर्ष लेंगे, या फिर अगर हम 5 साल का प्रॉफिट लेंगे तो 5 का आधा 2 होता है, तो करीब 3 साल का हम क्रय वर्ष लेंगे। तो आधे से ज़्यादा का हम जो है, जितने वर्षों का लेते हैं उतने से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा का हम क्रय वर्ष लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा हो गया औसत लाभ गुणे वर्षों की क्रय संख्या। अब हम एक उदाहरण की सहायता से इस विधि को देखेंगे। अब उससे पहले हम ये देखेंगे कि औसत लाभ की गणना की शर्तें क्या हैं। मतलब हम जब औसत लाभ कैलकुलेट करें, उदाहरण लेने से पहले हम देख लें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनके आधार पर हम औसत लाभ को कैलकुलेट करेंगे। तो औसत लाभ हमारा जो होता है वो नियमित लाभ पर बेस करता है, नियमित लाभ पर आधारित है। तो नियमित लाभ का मतलब कि कोई असाधारण लाभ इसमें इंक्लूड ना हो, कोई असाधारण हानि इसमें माइनस ना की गई हो, कोई अगर विपदा आई है, कोई अगर प्राकृतिक परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आकस्मिक लाभ बढ़ गया है या आकस्मिक हानि बढ़ गई है जिसकी वजह से लाभ बढ़ गया है या लाभ घट गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उस असाधारण लाभ या हानि को ख्याति कैलकुलेशन के टाइम पर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये साधारण लाभ पर आधारित है। ऐसा लाभ जो दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के परिश्रम पर आधारित है, ऐसा लाभ जो सामान्य रूप से अर्जित किया गया है, उस पर आधारित है। उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें कुछ दवाइयों की कंपनियां हैं, कुछ किट बनाने वाली कंपनियां हैं, कुछ मास्क बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया है, 2 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर उनको लॉस होता है तो इस लॉस को हम गुडविल कैलकुलेट करने के उसमें हम नहीं लेंगे, और ये जो आकस्मिक प्रॉफिट हो रहा है, इस असाधारण प्रॉफिट को भी हम गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पर नहीं लेंगे। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा कि हम साधारण लाभ के आधार पर ख्याति का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की असाधारण हानि, आकस्मिक हानि या असाधारण लाभ या आकस्मिक लाभ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ लाभ या हानि को हम गुडविल कैलकुलेशन के लिए लेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ख्याति, एक फर्म में ख्याति का मूल्यांकन
गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। 5 वर्ष का लाभ जो दिया गया है वो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये तथा 1 साल हमको 20,000 रुपये की हानि हो गई है और 40,000 रुपये का लाभ हो गया है। अब हमको इस विधि के द्वारा ख्याति की गणना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले फार्मूला हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट के लिए जितने साल का प्रॉफिट हमको दिया गया है उतने साल का प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और हानि को हम माइनस कर देंगे। तो 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 इसको हमने ऐड कर लिया और इसमें से 20,000 हमने माइनस कर दिया, हमें प्राप्त हुआ 80,000। ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 80,000, ये 80,000 हमने कितने साल का लिया है? 5 साल का लिया है। तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया हमारा? 16,000। अब 16,000 रुपये को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि क्रय वर्ष कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो ये 3 क्रय वर्ष और 5 वर्ष का औसत इसके आधार पर हमने निकाला है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये 48,000 हमारा गुडविल निकल आया। तो ये होगी बच्चों हमारी औसत लाभ विधि। अब हम बात करेंगे अधिलाभ विधि की। ये हमारी दूसरी विधि है, इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि अधिक के प्रॉफिट, मतलब किसी कंपैरिजन में किया गया है ये अधिक लाभ, यानी औसत लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को हम अधिलाभ कहते हैं। औसत लाभ या वास्तविक लाभ, इसको हम एक ही कंसेप्ट में लेते हैं। चाहे हम 4-5 साल का औसत लाभ ले लें या फिर करंट ईयर का हम वास्तविक लाभ ले लें। तो औसत लाभ और सामान्य लाभ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित होता है। सामान्य लाभ सामान्य दर पर आधारित होता है। सामान्य दर इंडस्ट्री द्वारा घोषित किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एक प्रॉफिट को इतनी कैपिटल वाली प्रॉफिट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाली कंपनी या पार्टनरशिप या पर्टिकुलर बिजनेस में इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इतना रिटर्न हमको मिलना चाहिए, तो उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो औसत लाभ में से नॉर्मल प्रॉफिट जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 फार्मूले हमारे निकल के आते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा है, ये देखिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर दूसरा हमारा हो गया गुडविल। गुडविल हमारा कैसे हो गया? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स अब परचेज हो गया कि परचेज ईयर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारा गुडविल निकल जाता है। इसके बाद फिर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट होके आया वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फार्मूला देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड हम टोटल असेट्स में से, कुल संपत्ति में से बाहरी दायित्व को घटा देते हैं। मतलब 2 तरह की लायबिलिटी पूरे बिजनेस में होगी। एक लायबिलिटी होगी मालिक के प्रति और एक लायबिलिटी होगी बाहरी व्यक्ति के प्रति। तो अगर हम बाहरी व्यक्ति के प्रति वाला दायित्व घटा देंगे तो एक तरीके से वो मालिक की पूंजी निकल के आ जाएगी। मतलब 2 दायित्व होंगे टोटल असेट्स में से। अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर दें, बाहरी दायित्व को माइनस कर दें, तो फिर मालिक का एक तरीके से कैपिटल निकल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कि लगी हुई पूंजी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी लगी हुई है उस पर हम नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाता है। अब एक उदाहरण हम लेंगे, उस उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि अधिलाभ विधि से गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि अधिलाभ के 5 गुने के आधार पर गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये कंडीशन साझेदारी संलेख में दी गई होती है। उसी संलेख के आधार पर गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। और गुडविल का कैलकुलेशन कब कब किया जाता है ये हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि साझेदार के प्रवेश पर, लाभ हानि के परिवर्तन पर, ये सारी कंडीशन, ये सारी दशाओं पर हम डिटेल्ड स्टडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे वो आज हम यहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हमने लिया
एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा ये देखिए 50,000 है और सामान्य लाभ हमारा 40,000 रुपये है। तो 50,000 रुपये में से 40,000 रुपये निकाल दिया तो ये हमारा 10,000 रुपये बन गया औसत लाभ, वो अधिलाभ। अब अधिलाभ को हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सामान्य क्रय वर्ष कितना दिया गया है 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 50,000 रुपये हमारी गुडविल आ गई। ये 50,000 रुपये गुडविल होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इस मेथड का प्रयोग करते हैं। अब अगला हम देखेंगे पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन हम 2 तरीके से करते हैं, क्योंकि ये पूंजी का कंपेयर विधि है। तो पूंजी का जो कंपैरिजन हम करते हैं तो उसमें हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक औसत लाभ का पूंजीकरण कर लेते हैं और एक हम अधिलाभ का पूंजीकरण कर लेते हैं। तो अधिलाभ का जैसे ही पूंजीकरण करेंगे हमें तुरंत गुडविल मिल जाएगी, और औसत लाभ का पूंजीकरण जब करेंगे तो 2 कैपिटल का कंपैरिजन जो होगा, उस कंपैरिजन का जो डिफरेंस होगा वो हमारा गुडविल होगा। और बच्चों आज ये दोनों ही कैलकुलेशन मेथड से हम जो भी आंसर निकलेगा वो एक ही होगा। इसीलिए आप उदाहरण देखिएगा, उसमें दोनों ही कैलकुलेशन मेथड में हमने सेम डेटा लिया हुआ है और आंसर हमारा एक ही आएगा दोनों विधियों से। तो एक एक करके हम दोनों विधियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं औसत लाभ विधि की पूंजीकरण विधि का। तो इसके अंतर्गत देखिए हम औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य और व्यवसाय में विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर को हम निकालते हैं गुडविल के रूप में। यानी गुडविल का जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी। अब औसत लाभ का हम कैसे कैपिटलाइजेशन करेंगे? औसत लाभ का कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट लेंगे और एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 10/100 की जगह 100/10 कर देंगे। ये 10% हमने रेट लिया हुआ है या जो है, ठीक है, उसकी जगह कर देंगे। यानी कि 100 ऊपर कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे कर देंगे। जब हम प्रतिशत को उल्टा कर देते हैं बच्चों तो हमें उस डेटा का फुल वैल्यू मिल जाता है। फिर से सुनिए, किसी भी कंडीशन में अगर हमें फुल अमाउंट लेना है तो फिर हम प्रतिशत को उल्टा अगर कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमको फुल अमाउंट मिल जाएगा। तो अब यहां पर गुडविल हमारा हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेशियो को उल्टा कर दिया, 100 ऊपर, नॉर्मल रेट को नीचे। और इसके बाद फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? पहले भी बता चुके, अब भी देखिए। टोटल एसेट्स में से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, ऐसी लायबिलिटी जिसका संबंध मालिकों से नहीं होता है निजी रूप में। तो 2 तरह की लायबिलिटी हमने आपको पहले बताया, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो एक तरीके से ओनर कैपिटल निकल जाती है, उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो दोनों के डिफरेंस से हमें गुडविल की प्राप्ति हो जाएगी। खास बात बच्चों इसमें यह है कि इसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि परचेज ईयर का मल्टीप्लाई हम लेते हैं लाभ में, जैसे औसत लाभ के साथ या अधिलाभ के साथ हम लेते हैं। इस विधि में हमें मल्टीप्लाई क्रय वर्ष से नहीं करना, क्योंकि पूंजी का प्रतिशत या पूंजी का अंतर वही हमारा इसमें गुडविल होगा। अब एक उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण यह है कि मान लीजिए वास्तविक लाभ 70,000 रुपये है, सामान्य प्रत्याय की दर हमारी 10% है, संपत्तियां हमारी जो है वो 10 लाख रुपए हैं और दायित्व तो हमारा जो है वो 40 लाख रुपए है। तो इस तरीके से 4 लाख रुपए है। ये यहाँ पे 1 0 बेटा नहीं होगा, तो ये 4 लाख रुपए हमारा दायित्व होगा, क्योंकि 40 लाख रुपए का दायित्व अगर हमारा हो जाएगा, ये वो है तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला लेंगे। तो 70,000 को हम जब कैपिटलाइज करेंगे तो ये कितना हो गया? 7 लाख रुपए। ठीक है, 70,000 रुपए को हम कैपिटलाइज करेंगे तो कितना हो गया? ये 7 लाख रुपए। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हो गया 10 लाख माइनस 4 लाख, टोटल हमारे पास निकल के आ गया 6 लाख।
अब हम गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल जब निकाल लेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 7 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे, 1 लाख रुपए हमारी गुडविल आ गई। तो इस तरीके से पूरा स्टेप आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। फिर एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से रेसिप्रोकल करेंगे, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, तो हमारा कैपिटल की फुल वैल्यू आ जाएगी। ये वो वैल्यू है बेटा जिस पर ये वाला एवरेज प्रॉफिट निकाला गया है। मतलब 7 लाख रुपए की पूंजी पर 10% अगर हम निकालें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे जिस पर नॉर्मल प्रॉफिट हमने लिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपए। अब एक सुपर एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल निकल गई और एक हमारी बिजनेस में लगी हुई पूंजी निकल गई। मतलब हमारी पूंजी हो गई 6 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट के आधार पर हमने कैलकुलेट किया 7 लाख रुपए। तो अब दोनों यानी कि ज़्यादा कैपिटल हो गई हमारी। तो ज़्यादा कैपिटल कैसे हो जाएगी बच्चों? जब हमें प्रॉफिट होगा। तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा गुडविल होगा। तो 1 लाख रुपए हमारा गुडविल हो गया। अब आइए दूसरी विधि का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि हमारी है सुपर प्रॉफिट का हम पूंजीकरण करते हैं। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी माइनस हुआ होता है एवरेज प्रॉफिट में से। एक्चुअल प्रॉफिट वो नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस किए रहते हैं। जब हम एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट से, तो फिर हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और सुपर प्रॉफिट से हम सीधे गुडविल निकाल लेते हैं। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट को डायरेक्ट हम जो है कैपिटलाइज कर दें तो हमें गुडविल मिल जाएगी। मतलब हम सीधे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें, उसका कैपिटल वैल्यू निकाल दें, तो हमको गुडविल सीधे मिल जाएगी। कोई डिफरेंस हमें नहीं निकालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंस है। किन चीज़ों का डिफरेंस है? सुपर प्रॉफिट। किन चीज़ों का डिफरेंस है? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इसलिए यहां पर हमें डिफरेंस नहीं लेना है। तो इन दोनों विधियां इसीलिए बनाई गई हैं। एक में हम दोनों कैपिटल का डिफरेंस ले रहे हैं और एक में हम दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस ले रहे हैं। कैपिटल का डिफरेंस लेने के बाद गुडविल निकल रही है और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस लेने के बाद गुडविल निकल रही है। इसीलिए आंसर हमारा सेम आता है। अब आप देखो इसमें कैसे होता है। अब इसमें सेम डेटा हमने लिया हुआ है, इसमें भी हमने लिया हुआ है। वास्तविक लाभ हमने 70,000 लिया है, 10% का हमने सामान्य प्रत्याय दर लिया है, 10 लाख रुपए का हमने संपत्ति लिया हुआ है और 4 लाख रुपए का हमने लायबिलिटी लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया जो है वो 60,000 रुपये। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल गया 6 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट हम निकाल लिया हमने 10 लाख रुपए। अब सुपर प्रॉफिट हमने निकाल दिया, अब सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज कर दिया। यहाँ पे देखिए 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिया। तो 10 लाख रुपए को जैसे ही हमने 100 अपॉन 10 किया, 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल गुडविल आ गया। पिछले मेथड में भी 1 लाख रुपए आया था और इस मेथड में भी 1 लाख रुपए आया। तो इन दोनों विधियों से जब आप कैलकुलेट करोगे तो उत्तर आपका समान आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 विधियां हैं जिन पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होता है। वो है हमारा एक औसत लाभ विधि और एक अधिलाभ विधि और एक पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में 2 विधियां हैं, एक औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा अधिलाभ का पूंजीकरण। तो अब हम आगे देखेंगे कि ख्याति खाता में लेखांकन हम कैसे करेंगे, अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। क्या ख्याति खाता ओपन किया जा सकता है? क्या गुडविल अकाउंट ओपन किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम लेने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों 2 परिस्थितियां हैं। अगर हमने ख्याति का गणना किया है, व्यवसाय में ऐसी घटनाएं घटी, चाहे कोई साझेदार ने प्रवेश किया, चाहे कोई साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया, चाहे फर्मों का एकीकरण हो रहा हो, ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से हमने खुद गुडविल की गणना की है और गणना के आधार पर हमने ख्याति का प्रयोग किया है। तो ऐसी ख्याति का प्रयोग, क्या ऐसी ख्याति का लेखांकन, ऐसी ख्याति के लिए हम अलग से कोई खाता ओपन नहीं करेंगे। लेखांकन मानक 26 चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग दिया जाता है, जिसे IAS हम कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि खरीदी गई गुडविल के लिए ही ख्याति खाता खोला जाएगा
अगर खुद आपने गणना की है किसी घटना के घटने पर, तो उसका कोई ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। हाँ, ख्याति निकाला जाएगा, लेकिन उसका जो एंट्री होगा, उसका जो एडजस्टमेंट होगा, वो पार्टनर के पूंजी खाते के थ्रू किया जाएगा, ख्याति खाते के थ्रू नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, नए साझेदार का प्रवेश हो, चाहे साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, चाहे साझेदारों के द्वारा लाभ हानि परिवर्तन हो, इन किसी भी परिस्थितियों में गुडविल का कहीं पर कोई नाम नहीं आएगा। उनका सीधा एंट्री जो किया जाएगा वो साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम से किया जाएगा। उनका जो लाभ हानि परिवर्तन होगा, उन्हीं परिवर्तन के आधार पर जो गेनिंग होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइसिंग होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। गुडविल का कोई अकाउंट इसमें ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर गुडविल के लिए हमने कोई प्रतिफल दिया है, गुडविल के लिए अगर हमने कोई प्रतिफल दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन उसे भी एक निश्चित समय के अंतर्गत उसको हम अमॉर्टाइज करेंगे, उसको हम अपलिखित करेंगे। धीरे 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 उसको हम गुडविल को हम हटाएंगे, क्योंकि ये एक अदृश्य संपत्ति है, ये एक अवास्तविक संपत्ति है। इसके लिए ख्याति खाता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बिजनेस को प्रमोट करती है, ये बिजनेस के लिए अतिरिक्त लाभ देती है, लेकिन इसके लिए खाता हम ओपन नहीं करेंगे। ये कैपिटल के थ्रू हमारा एडजस्टमेंट बना रहेगा। ये कैपिटल के थ्रू अदृश्य रूप में रहेगी, कैपिटल में एडजस्ट रहेगा। उसी तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो अब बच्चों, कैसे कैसे इसकी एंट्री करनी है, किन किन परिस्थितियों में इसकी एंट्री करनी है, उस पर हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ख्याति का जर्नल में लेखे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आपका ख्याति का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। फिर हमारा शुरू हो जाएगा नए साझेदार का प्रवेश। तो अब देखिए, समय समय पर लाभ हानि में परिवर्तन जब जब होगा, तब तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। और जिन जिन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन होगा, उन्हीं परिस्थितियों में हम ख्याति के लिए एंट्री करेंगे। तो जब लाभ हानि में परिवर्तन होता है बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में एक पुराना लाभ हानि अनुपात होता है और एक नया लाभ हानि अनुपात होता है। तो पुराने लाभ हानि अनुपात और नए लाभ हानि अनुपात का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो, या फिर हम उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। यानी उसको हम बोलेंगे त्याग अनुपात, या हम बोलेंगे अधिलाभ प्राप्ति अनुपात। तो ऐसी कंडीशन में वो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो के थ्रू हम गुडविल का लेखांकन करते हैं। तो गुडविल के लिए जिस रेशियो का प्रयोग किया जाता है वो गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो का प्रयोग किया जाता है। ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच का डिफरेंस होता है। तो अब देखिए एक एक करके कि किन किन परिस्थितियों में हम जनरल एंट्री करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि साझेदारों द्वारा आपस में लाभ हानि परिवर्तन। तो लाभ हानि परिवर्तन जब करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी सिचुएशन हमारी आती है जब साझेदार प्रवेश करेगा। तो जब साझेदार प्रवेश करेगा तो पहले से उसका कोई खाता नहीं होगा। तो जब पहले से कोई खाता नहीं होगा तो गुडविल के लिए वो पैसा लेके आएगा। तो अगर नगद लेके आएगा तो उसका नाम हम रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसको भी हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, लेकिन उसका नाम होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जब हम ले करके वो आएगा तो हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके बाद ये जो गुडविल है इसको हम साझेदारों में, जिन साझेदारों ने उसे शेयर दिया हुआ है, उन्हीं साझेदारों के ख्याति के अकाउंट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फिर अगर साझेदार चाहें तो इस पैसे को निकाल सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई साझेदार है ऐसा जो नगद ख्याति नहीं ला पा रहा है, तो उसके लिए हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे जो 1 साल का होगा। 1 साल में उस करंट अकाउंट को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर साझेदारी ख्याति में पहले से गुडविल दी गई है तो फिर उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों हम जनरल एंट्री
करते हैं। अब आगे अभ्यास के लिए इनके बारे में डिटेल अभ्यास अगर आपको करना है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित दीक्षा एप्लीकेशन पर जाइए, दीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इसको हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। ये आपका गूगल प्ले स्टोर और iOS पर उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई शंका समाधान है तो आप अपनी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास या ई लर्निंग के थ्रू अपने अध्यापक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है, प्रस्तुत वीडियो, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के चैनल पर उपलब्ध है जो YouTube पे है। आप उसे डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और उसको आप समय के हिसाब से अपने देख सकते हैं। तो बच्चों, होमवर्क में आप इन तीनों विधियों का पूरा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें और साथ में पूरा थ्योरी का आप बनाएं इसको फेयर नोट पे। अगले भाग में हम मिलेंगे, नए साझेदार के बारे में प्रवेश करेंगे, बताएंगे कैसे प्रवेश होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।